आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के पहले मरहले के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, पीपल्स पार्टी के कारकुन की हलाकत और बैलेट बॉक्स को नजर आतिश करने के बाद इब्तदाई नतायज आने का सिलसिला शुरू है। पोलिंग में 1 घंटे के इजाफे के बाद अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में से 8 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मामूली बरतरी हासिल है और अभी तक सिर्फ 4 हलकों के 50% से जायद नतायज मौसूल हुए हैं। दीगर हलकों में अभी भी रिजल्ट्स आने की शरह 30% से भी कम है। जिन हलकों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है वहां भी बरतरी हजारों वोट की नहीं बल्कि चंद सौ वोटों का फर्क दिखाई दे रहा है। इसलिए फौरी तौर पर यह अखज़ कर लेना मुश्किल होगा कि पहले मरहले के इस इंतखाब का मार्का कौन सर करेगा। गो कि नून लीग बहरहाल अभी आगे है एंड द टर्न आउट वॉज एक्सट्रीमली लो। फुल प्रूफ सिक्योरिटी में होने वाले इब्तदाई मरहले के इस इंतखाब में दिन भर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान हाथापाई और झगड़ों की इतलात मौसूल होती रही। तहम कोटली के हल्का LA-9 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनस वल्द कामरान जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जाम आयद कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से असलहे की नुमाइश और अवाम को हरासा करने के दौरान फायरिंग की वजह से मुख्तार यूनस जाँ बहक हुए हैं। कारकुन के कत्ल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बयान में शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मीरपुर नकियाल में मेरा कारकुन शहीद हो गया है। शहीद जियाला मुख्तार यूनस मेरे उम्मीदवार जावेद के साथ मिलकर मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहा था और अपनी शिकस्त से भौखलाकर पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन और 6 हथकंडों पर उतर आए हैं। मुतलका हुक्काम कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि 2 रोज कबल लीगी रहनुमा सरदार उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी थी। हुकाम अगर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते तो आज इंसानी जिंदगी की कीमत अदा ना करनी पड़ती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि वाक़े की फौरी तहकीकात की जाए और जिम्मेदारान अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इससे पहले दोनों जमातों के दरमियान मुबैना धांधली और इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने के इल्जाम दिन भर जारी रहे। कोटली के हल्के में इंतखाबी ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने 2 प्रिजाइडिंग अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटली के हल्का LA-10 में प्रिजाइडिंग अफसरान अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने की बजाय एक निजी रिहाइश गाह चले गए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरान की पोलिंग बैग्स तहवील में लेकर इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई शुरू करने का अंदिया दिया और पोलिंग बैग्स की बरामदगी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान और एक पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से पोलिंग बैग समेत गिरफ्तार हुए। पोलिंग बैग्स और कहां ले जाए गए इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस हल्के का इंतखाबी अमल भी रोक दिया जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह के इल्जामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने इसे नून लीग के इंतखाबी अमल को मुतनाज़्ज़ बनाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि नून लीग के बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। नून लीग और 6 हथकंडों से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती। नदीम अफजल चंद ने भी धांधली के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मनसूबों के ऐलानात और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जबकि शजील मेमन का इल्जाम है कि इलेक्शन से 1 दिन पहले 20 बसेस भेजकर धांधली की गई है। भिंबर में दरबार शादी शहीद पोलिंग स्टेशन पर भी जबरदस्त तसादुम देखने में आया। शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीनकर आग लगा दी कि जिसके बाद नाजरीन इस पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग रोक दी गई और इससे पहले गुज़िश्ता 1 हफ्ते से दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान भी सियासी नोक झोंक और खूब जोरों के ऊपर जो तबादले हैं इल्ज़ामात के और एक्यूजेशंस के वो रहे, इंक्लूडिंग अरबों रुपए की करप्शन। लीगी क़यादत की जानिब से तरक्याती मनसूबों के ऐलानात, इलेक्ट्रिक बसों और मोबाइल हस्पताल कश्मीर रवाना करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शदीद तनकीद की और इसे प्री पोल रिगिंग करार दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल, मेरी बात का बुरा ना मनाना, ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं। तो इसके जवाब में बिलावल जरदारी ने भी
बिल्कुल तुर्की ब तुर्की वीडियो पैगाम के अंदर अपना जवाब दिया और कहा, मियाँ साहब मेरी बात का भी बुरा ना मनाइएगा, ये कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर ख़ास, इनके सिर्फ नाम ही नहीं मिलते, इनके मिजाज भी बहुत मिलते हैं और ये अपने हकूक़ पर समझौते के लिए तैयार नहीं। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। आप मेरे बरखुरदार हो, इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मुजफ्फराबाद से मीरपुर मोटरवे बनाने का मैंने फैसला किया था, वो बदकिस्मती से हमारे मेरे आने के बाद किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो मोटरवे नहीं बन सकी। मेरे साथ आप भी मिलके अफसोस का इजहार करोगे, क्यों नहीं बनाई, पूछो पूछो पूछो। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। बसेस, हॉस्पिटल, रोड्स और एयरपोर्ट्स की वादे सुनाई जा रही हैं, लेकिन अवाम के पैसे से बनने वाली चीज़ किसी सियासतदान का तोहफा नहीं होता, अवाम का हक होती है। मैंने खुद पिछले वफाकी बजट में मीरपुर एयरपोर्ट के लिए पैसा दिलवाया था। जिस स्टेडियम में हमारे मुखालिफिन तकरीर कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही बना। मैं कश्मीर के अवाम को हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार दिलवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में दिन भर होने वाली आंख मचोली लड़ाई झगड़े, एक्यूजेशंस, फॉर्म 47 की हुकूमत पीपल्स पार्टी उन्हें कह रही है, वो इनको कह रहे हैं अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। सबके साथ साथ सोशल मीडिया पर शरपसंद अनासर इंतखाबात मुलतवी कराने में भी मसरूफ रहे। इस तरह की मन घड़त खबरें भी सामने आती रहीं और बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान जारी किया कि कश्मीरी अवाम इलेक्शन कमीशन के सरकारी सोशल मीडिया सफ़ात और दीगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। दिलचस्प बात यह है कि दर्जनों बैठकों के बाद वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने अवामी एक्शन कमेटी पर भारत के साथ रवाबित का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भारत के साथ रवाबित के सबूत सामने आए हैं। ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ, तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, ये इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते, अवाम के हकूक के लिए बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने जितने भी अपने मामलात किए, इनके हाथ शुरू से साजिश में रंगे हुए थे कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं और हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। और ये साजिश अनासिर चाहते थे कि कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे कश्मीर को, कश्मीरियों को भी नुकसान हो और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के रिश्ते पर भी ज़ोफ आए। भारत का क्या इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर? वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर इस तरह के मामलात हों और कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। और आप देखेंगे कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जितना सोशल मीडिया का मवाद था, उसकी सारी पेमेंट जो है इंडिया से आ रही थी और ये टेक्निकली डेटा से साबित हुआ है। तो ये साजिशी अनासिर जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हैं, आज ये पूरी कौम को जवाब दे हैं। जुमे 24 जुलाई को हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने इंतखाबात के बॉयकॉट और मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। कश्मीर की सियासत में 2 माह से जारी तनाव बदस्तूर मौजूद है और इसी खिंचाव में कश्मीरी अवाम को वोट के जरिए अपनी ताकत के इजहार का मौका दिया गया है। इब्तदाई मरहले के इलेक्शन में मीरपुर डिवीजन की 13 इंतखाबी नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 288 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हुए हैं। इन हलकों में 14 लाख से जायद वोटर्स के लिए 2454 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए और 1241 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया गया। नाज़रीन, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए 18,000 से जायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। पाक फौज के 2100 से जायद जवान भी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर मौजूद रहे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में होने वाले जो ये इलेक्शंस हैं, इनके अंदर बहुत से ऐसे हलके हैं जो ऑफ कोर्स गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। कांटे का मुकाबला मुतवक्किल था। एंड बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल, बुखारी साहब, आप इस इलेक्शन की ओवरऑल सेहत से मुतमईन हैं? देखिए जी, अल्टीमेटली जब ये कंक्लूड हो जाएगा या इलेक्शन का प्रोसेस, तो फिर उस पर तो मैं कमेंट जरूर करूंगा, लेकिन ये अभी प्री मैच्योर स्टेज होगी। लेकिन अभी हमने बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने कंसर्न्स जो है वो कन्वे किए। जिस
जिस अंदाज से चीफ मिनिस्टर साहिबा यहाँ या उनके मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है इलेक्शन प्रोसेस में, मैं समझता हूँ कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसका नोटिस देना चाहिए था। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज के हेड का तलक है, उनका राइट बनते हैं अंडर द लॉ जो अपनी पार्टी के लिए कंपेन करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मतलब उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं, मेंबर नेशनल असेंबली है, उन्होंने कंपेन की, हमें तो कोई इतराज नहीं। लेकिन हमें इतराज है कि कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बैठ के कंपेन कर रहा है, रेलवेज का मिनिस्टर बैठा कंपेन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कंपेन कर रही हैं, सीनियर मिनिस्टर कंपेन कर रही हैं, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। इससे इस पे हमारे बिल्कुल एप्रीहेंशन थे। और आज जो तशद्दुद किया गया कश्मीर के इलेक्शन में, हमारे कारकुन को शहीद कर दिया गया, 2 कारकुन हमारे जख्मी हैं वहाँ पे, और ये इस बात की अक्कासी है कि ये मायूसी का शिकार थे, उनको इंतखाबात में कामयाबी नजर नहीं आ रही थी और बहुत तशद्दुद की जानिब उन्होंने फैसला किया। मुझे बुखारी साहब अगर मौका दीजिएगा, ये आपके बड़े संगीन इल्जामात है और इसके अंदर से तो जो एक तो बहुत बड़ा जो है वो बेबुनियाद भी नहीं दिखता। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। डॉक्टर साहब, 1971 में आपको याद होगा भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी जो है वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जनरल इलेक्शन जीती थी भारत में, मगर फिर उनके जो मुखालिफिन हैं जिनमें राज नारायण भी थे, उन्होंने इन नतीजे को चैलेंज कर दिया अदालत के अंदर और ये कहा कि गांधी जो हैं उन्होंने तो हुकूमती वसाइल और मशीनरी को मिसयूज़ किया है, बहुत अनफेयर इलेक्ट्रल एडवांटेज लिए उन्होंने अपने लिए। और आपको यकीनी तौर पर एज अ पोलिटिकल वर्कर पता है, दिस the whole case was centered on claims that she had used the government officials and state resources, जिसके अंदर गवर्नमेंट के पर्सनल मौजूद थे, ऑफिशियल फैसिलिटीज थी, ट्रांसपोर्ट था, बड़ा एक मारूफ हेलीकॉप्टर भी था जो जिसमें बैठ के वो पहुंची थी, दो दैट वाज नॉट द ओनली एलिगेशन जो लोग मानते हैं कि सिर्फ उसी के ऊपर था। सर, फास्ट फॉरवर्ड करें, आपका उनका री इलेक्शन एक्शंस जो प्रोहिबिटेड थे इंडिया के इलेक्शन में, 12 जून 1975 को आप देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो रूल आउट कर देता है और काटा लगा देता है। मैल प्रैक्टिस के तहत उनके तमाम तर विक्ट्री को कहता है ये तो फारिग है ही नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से सर कि नल एंड वॉइड करार दे दिया गया उनका इलेक्शन। एग्जैक्टली हू बहू वही इल्जामात आप पे आज लगाए जा रहे हैं, मरियम बीबी और मियाँ साहब के उधर जाना, अफसर्स के यूजेज के हवाले से बुखारी साहब जो अभी कह रहे थे बसें देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और यहाँ पे पिछले दिनों सब जानते हैं कि यहाँ पे एक टेंशन की कैफियत बनी, एक तनाव की कैफियत बनी। कभी ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर बड़ा एक पुरअमन इलाका है, खूबसूरत इसकी वादियाँ हैं, खूबसूरत ये लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कश्मीरियों को पहले से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से मोहब्बत, खैरसगाली के जज्बात चाहिए हैं। और अगर उसको हम ट्रांसलेट करें सियासत में, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसकी इस वक्त कश्मीर के साथ कनेक्टिविटी, कश्मीर के साथ जुड़ना और पाकिस्तान के अवाम का जुड़ना पहले से ज्यादा, हम तो हमेशा से जुड़े हुए हैं लेकिन पहले से ज्यादा, और वो ऑप्टिक्स भी नजर आने चाहिए कि वाकई हम कश्मीर के अंदर अमन, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। ये तो है पंच लाइन जो मैंने आपको बताई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत की। दूसरी बात ये है कि बुखारी साहब ने जो बात की है, नहीं आपने बड़ा लंबा सवाल किया, मैं जरा बस वजाहत कर दूं, उसके बाद आप सवाल करें। दूसरी बात जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज की बात हुई है, देखें कोई गवर्नमेंट रिसोर्स यहाँ पे हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ इलेक्शन कैंपेन को मॉनिटर करने के लिए और अपने कैंडिडेट की हौसला अफजाई के लिए बतौर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुआ। मेरे पास तमाम अपनी जाती गाड़ियाँ हैं, जाती स्टाफ है और हम यहाँ पे आके जाती खर्चे के ऊपर रह रहे हैं, किसी कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे। हर हल्के में गए, अपने कैंडिडेट्स को हमने बूस्ट किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सबसे पहले यहाँ पे आई, हमने तो कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने आगे जलसे किए, वो जरूर आए, उनके वज़राए आला भी आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, हम तो उस पर कोई एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे आए, लीडर आए, वहाँ पे ऑफिशियल्स आए सारे। बाकी 10 बसों का जो एतराज है उसके ऊपर काफी ज्यादा मैंने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज उठाया है। फिलहाल तो वो बसें जहाँ पे जो मीरपुर की इंतजामिया है उन्होंने बंद कर दी हैं कि जी ये हतमी इलेक्शन के नताइज तक ये नहीं चलेंगी। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, यहाँ पे जो कमिश्नर है उनका फैसला है, हमने सरे तस्लीम कर दिया। बुखारी साहब, एक सवाल करना है, बहुत बहुत बस जरूरी है करना सर। इनको बंद तो कर दिया है, मगर अगर आप इलेक्शन हार गए तो ये फिर भी चलेंगी या वापस भेज दी जाएंगी पंजाब? ये बिल्कुल चलेंगी। अच्छा। ये मजीद आएंगी इंशाल्लाह ताला। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहता हूँ कि अभी 2 अगस्त को इलेक्शन होना है मुजफ्फराबाद डिवीजन में। हाँ। आप वहाँ पे 20 बसें ले आए।
मैं कोला के पुल पे खड़े होके मैं तालियां बजाऊंगा। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप क्यों उनको दावत दे रहे हैं वो काम करने में जिससे ज़ाब्ता इखलाक पूरा खराब होता है, इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित मुतासिर होते हैं? सर ये खैर सगाली जिसका आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, बल्कि मैं बुखारी साहब से पूछ लेती हूँ। बुखारी साहब, उन्होंने रिकॉर्ड स्ट्रेट किया है, मगर ये खैर सगाली की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, क्या ये इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले इसका आगाज हो जाना चाहिए था, या एन बीच में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सवाल तो बिल्कुल आप उनसे करें ना कि इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट को क्यों वायलेट कर रहे हैं। दूसरी बात कह लें जी, सरकारी वसाइल नहीं है सर, मेरा ख्याल है you're a ये constitutionalist as well ना, तो मैंने कहा जरा कानून की भी इसके ऊपर डालें ना। अब ये चीफ मिनिस्टर की कोई पर्सनल किटी से ये बसें खरीदी गई हैं। अगर इनके साथ इतनी हमदर्दी थी इनको, तो यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, आटा दस्तयाब नहीं है, गंदम नहीं है, और इन्होंने पिट्टें लगाई हैं, नाके लगाए हैं। पंजाब से गंदम जो है आजाद कश्मीर में आ नहीं सकती है। इनको इतनी हमदर्दी थी तो फिर कम से कम गंदम तो फराम होने देते। और हम बसे, मेरे पास भी 2 चीफ मिनिस्टर थे। मैं अपने 2 चीफ मिनिस्टर को सिंध वाले को भी बुला सकता था और मैं बलूचिस्तान वाले को भी बुला सकता था, लेकिन हमने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं किया। जहाँ तक मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की कंपेन पे मुझे कोई इतराज नहीं है। बुखारी साहब, नून लीग ने भी ये दावा किया है कि प्री पोल। जी डॉक्टर साहब आप बात कर लें। मेरी गुजारिश ये है जी कि मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से मीरपुर में रह रहा हूँ। कोई आटे की किल्लत नहीं है, रोजाना 3 टाइम की रोटी खाते हैं, बेहतरीन मिलती है, आटा भी मिल रहा है, तंदूर पे रोटियां भी मिल रही हैं। लिहाजा ये एलिगेशन लगाना कि यहाँ पे पंजाब से गंदम नहीं आ रही, हकायक की बिल्कुल मुनाफी है। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अकाबरीन को ये बात करते सुना है। यहाँ पे कोई किल्लत नहीं है, अगर होती तो मैं कम से कम 15 दिन यहाँ पे ना रह सकता। मैं रोटी का शौकीन हूँ। दूसरी बात ये है जी, सर वैसे ये किस तरह की मिसाल है चौधरी साहब? उमराह के लिए तो हर जगह रोटी मौसूल हो जाती है, जेल में भी खाने और पकवान आते हैं। ये तो आपने वो बात की कि रोटी ना भी हो हम केक भिजवा देते हैं इनको। मेरी एक बात सुन लें, देखें यहाँ पे मैंने आम होटलों की, ढाबों की बात की है, किराना स्टोरों की बात की है। कोई यहाँ पे स्ट्राइक नहीं है, दुकानें खुली हैं, हर चीज खुली है, हर चीज जो है वो मिल रही है। यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल नहीं है, यहाँ पे कोई टॉप क्लास गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज नहीं है, बड़ी ऑर्डिनरी रिहाइशें हैं यहाँ पे, जो हमारे लिए भी बड़ी। सर वैसे ये मैंने जो आपको शुरू में पूछा था आपने जवाब नहीं दिया। इंदिरा गांधी जो है ना वो बाहर हो गई थी इलेक्शन से 6 साल के लिए, और फिर टेम्परेरी रिलीफ उन्हें मिला था, इमरजेंसी लगा दी थी उन्हें बाद में बहरहाल, मगर कोई डर तो नहीं है सर? जो नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हमने कोई इस तरह की वायलेशन नहीं की। अगर ये बैन है तो सब जमातों के लिए बैन है, और अगर ये साहब आप लोग भी 10-15 बसेस ले जाना नेक्स्ट मरहले में, 3 मरहले हैं। मैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया उसे दावत देता हूँ कि वो सर्वे कर ले आके के लोगों के पास आटा यहाँ है कि नहीं है। ठीक है, ये तो होटलों की बात करते हैं ना, वो तो है। बाकी रहा जो कहते हैं जी सबके लिए कानून बराबर है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए और उसमें कोई कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। मेरी जमात से कोई वायलेशन नहीं की, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यहाँ पे नहीं आई है। ये तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आके डिश आउट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिश आउट कर रहे हैं, और ये जो बसें भी डिश आउट की हैं। तो मैंने कहा यार बसें देने से अच्छा था आटा फराहम कर देते हैं लोगों को। ओके, और सर एक और नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी पे भी प्री पोल रिगिंग का एलिगेशन लगाया ना सर, कि कोटली LA 10 के अंदर हल्के में राना सनाउल्लाह ने कहा, और बड़े वो पेश रहे हैं कि आपके जो AJK के चौधरी यासीन है जो सदर हैं उधर के, ही वाज इन्वॉल्वड इन इलेक्शन रिगिंग एंड प्रिजाइडिंग अफसरान भी इन्वॉल्व रहे। मेयर एक चीज ऐड कर लें इसमें। जी डॉक्टर साहब, हमने कहा नहीं है, हमने वीडियोस दी हैं, और वो जो सर वो ऐड कर रहे हैं, आप एक साथ जवाब दे देना ना, ऐड करने दें डॉक्टर साहब को। मैं सिर्फ ये ऐड कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ बात नहीं की LA 10 में जो वहाँ पे हमारे वोटों के जो बक्से लेके गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, जो सबूत है इस बात का कि वहाँ पे रिगिंग हो रही थी। जी बुखारी साहब की बात सुनाई जी, वो जो चीफ जो उनका कमिश्नर है उसकी स्टेटमेंट आ गई है, जो कमिश्नर मीरपुर डिवीजन है उसने स्टेटमेंट आ गई, उससे कहा ने विजिट किया, अभी तो पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो वो जो जिसके घर जाके रुके हैं उसने कहा मैं तो PTI का प्रेसिडेंट हूँ कोटली का, और मैंने तो मरफसन उनको खाने के लिए उनको दावत दी थी, उनके पास रिहाइश नहीं थी, उनको रिहाइश फराहम की है, उसके अलावा उसका कोई रिगिंग कंसेप्ट नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। और हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद थे। द एलिगेशंस
आर वेरी सिवियर। अरबों रुपए की करप्शन की बात है, फॉर्म 47 का याद दिलाया जा रहा है, और वो इत्तेहादी भी है आयरॉनिकली वफाक के अंदर, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। बहरहाल अभी नून लीग आगे ही दिखाई दे रही है, और इतलात भी यही हैं कि यहाँ हुकूमत भी नून लीग की ही बनती दिखाई देगी। बट मूविंग ऑन टुवर्ड्स इंटरनेशनल न्यूज़, और पड़ोस में ही देखा जाए तो जस्ट फूड फॉर थॉट, क्या आपने कभी भी सोचा कि हकारत से पुकारा गया एक तंजिया लफ्ज़, एक मजाक, लाखों नौजवानों की आवाज़ बन जाएगा? और सिर्फ इसी एक लफ्ज़, यू नो विच वर्ड दैट इज़, कॉकरोच, ने वो कर दिखाया कि जो शायद आती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से नाजरीन भारत में 1.5 माह तक जारी रहने वाली तहरीक इस कदर इम्प्रेसिव रही कि इसने देखते ही देखते हुकूमती पॉलिसियों, इम्तिहानी निज़ाम, नौजवानों के मुस्तकबिल पर एक ताकतवर अवामी बहस शुरू कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी के इसी एहतजाज के नतीजे में ना सिर्फ मोदी को सोशल मीडिया पर आना पड़ा और बयान देना पड़ा कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, मगर साथ ही भारत के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को भी ओहदे से अलग होना पड़ गया। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया तो कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कॉकरोचेस जीत गए, जमहूरियत जीत गई। इस्तीफे के बाद नाजरीन कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दिपके ने एहतजाज में शरीक तलबा से खिताब किया और कहा कि जमहूरियत में अगर डर गए तो फिर कैसी जमहूरियत? अगर अपनी आवाज उठाओगे तो ये लोग लाइन में रहेंगे, उन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो खुद को बादशाह समझ बैठते हैं ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। अभिजीत दिपके ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र का इस्तीफा हो गया, हमारी 2 और मांगे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अपने साथी कॉकरोचेस की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफी होने पर हीरो करार देने पर अभिजीत ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफी होने पर मुझे हीरो ना बनाइए, कोई जरूरत नहीं, मुल्क तबाह भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने एक शख्स को हीरो बना दिया। 45 दिनों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी ने मुजाहिरे के खात्मे का ऐलान तो किया है नाजरीन, लेकिन ताहाल मुजाहिरीन ने एहतजाजी मकाम खाली करने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि कॉकरोच एक बार आ जाएं तो जाते नहीं। दिल्ली पुलिस मुजाहिरीन को कायल भी कर रही है कि मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं, तमाम बंद मेट्रो स्टेशन खोल भी दिए गए हैं, खुदारा अपने घर जाइए, अपने अपने घरों को लौटिए। लेकिन भारतीय तारीख में शायद ये पहला मौका था नाजरीन कि जब भारत के लाखों नौजवान पहली बार एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए कि जिसने उनकी नाराजगी को कौमी सतह पर पहुंचाया, और जलसों में एक ही सवाल गूंजने लगा कि अगर हमारा मुस्तकबिल महफूज नहीं तो फिर किसका है? भारतीय मीडिया के मुताबिक सीजेपी ने एक बार फिर एहतजाज की ये कहकर धमकी दे दी है कि मरकजी हुकूमत हमसे किए गए मुआहदे की पासदारी नहीं कर रही, और अगर FIRs का खात्मा ना किया गया तो हम दोबारा आ जाएंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अमेरिका और ईरान की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ पर जारी कशीदगी में वक्फे के बाद तेल की कीमतों में 8% की बड़ी गिरावट देखने में आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 8% कमी के साथ $89.10 फी बैरल पर आ गई है, और ये कमी दोनों फ्रीकैन के दरमियान पहले पहल जारी मुज़ाकरात की खबर के साथ देखी गई। गो कि ईरान ने मुज़ाकरात की खबर को रिजेक्ट कर दिया है, तरदीद कर दी है, जबकि इससे कबल नाजरीन अमेरिका ईरान हमलों ने तेल की कीमतों को $100 से ऊपर पहुंचा दिया था, और ये गिरावट अब तक एक दिन में तेल की कीमतों की सबसे बड़ी गिरावट साबित हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर माइक वॉल्ट्स का यह कहना है कि सदर ट्रंप हमले दोबारा शुरू करने का फैसला करने से पहले मुज़ाकरात के लिए कुछ गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। अगर तेल की कीमतों में ये कमी बरकरार रहती है तो इससे सदर ट्रंप को कांग्रेस के दोनों ऐवानों का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए वुस्त मुद्दती इंतखाबात से महज 100 दिन कबल कुछ रिलीफ मिलेगा। ताहम तेल मार्केट्स के तज्जियाकारों ने खबरदार कर दिया है कि ऐसे वक्त में मजीद कीमतें गिरने की तवक्को नहीं लगाई जा सकती जब अब नाए हुर्मुज़ कारोबारी मकासद के लिए बुनियादी तौर पर बंद है, और यमन के हौसी अस्करियत पसंदों और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तरसीलात को मजीद मुतासर करने का खतरा बनी हुई है। हलीमा क्रॉफ्ट, जो कि हेड ऑफ ग्लोबल कमोडिटी स्ट्रैटेजी एट RBC कैपिटल मार्केट्स हैं, उनका कहना है कि हम अब नाए हुर्मुज़ में जल्द ट्रैफिक के नॉर्मल होने की तवक्को नहीं रखते, और अब हमारे पास बहरिया अहमर के इजाफी मसाइल भी मौजूद हैं। एक्टिव लड़ाई में वक्फे का ये मतलब नहीं है कि हम दो तरफा शिपिंग ट्रैफिक के लिए अपने इंजन स्टार्ट करने के मरहले में दाखिल हो चुके हैं।
जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को बढ़ाकर 4.1% कर दिया है। कीप इन माइंड दिस इज ट्वाइस द टारगेट दैट वाज सेट, यानी कि अमरीकी फेडरल रिजर्व्स के 2% हदफ से ये 2 गुना ज्यादा है। फेडरल रिजर्व्स के हुक्काम आने वाले दिनों में इस बात पर बहस करने के लिए मुलाकात करने वाले हैं कि आया कीमतों का दबाव इतना मजबूत है कि 3 सालों में शरह सूद में पहले इजाफे का जवाब पेश किया जा सके। तेल की कीमतों में कमी के साथ ही नाज़रीन आज सुबह स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखने में आई। स्टॉक्स यूरोप 800 नैस्डैक कॉम्पोजिट में 0.8% इजाफा देखने में आया, जबकि S&P 500 ने इशारा दिया कि वॉल स्ट्रीट का कारोबार शुरू होने पर ये इंडेक्स 1.6% बढ़ जाएंगे। आज के रोज डीजल की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई है कि जिसका यूरोपीय मेयार 2.7% गिरकर $1,102 फी टन पर आ चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुसलसल तीसरे दिन भी फिजाई हमले रुके हुए हैं। हमलों में इस वक्फे के बावजूद हफ्ते के आखिर में बाब अल मंदब और अबनाए हुर्मस के अहम बहरी गुजरगाहों से जहाज रानी सुस्त ही रही। तहम अल जजीरा ने अपने तज्जिये में मौजूदा मुआशी हालात से मुतल्लिक लिखा है कि इट्स अ रोलर कोस्टर, क्योंकि दुनिया के तेल का जखीरा तेजी से खत्म हुआ जा रहा है। आलमी तेल की मार्केट्स जो हैं वो कर्ज पर चल रही हैं, सो टू से एज यू से रनिंग ऑन बोरोड टाइम, क्योंकि ममालिक बड़ी सप्लाई की रुकावटों के असरात को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अपने रिजर्व्स और ज़खायर को तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की माहिर कौना हक ने फरवरी में जंग के बाद से मार्केट्स की हालत को बयान करते हुए कहा कि ये वाकई इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने मौजूदा बहरान को अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई का झटका करार दिया और कहा कि तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गईं, फिर $70 तक नीचे भी आ गईं और फिर वापस $100 पर भी चली गईं। ये एक रोलर कोस्टर से कम नहीं है और ये वो गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है कि जिससे जहाज रानी करने वाले, तेल पैदा करने वाले और तेल के सारिफीन सब के सब नफरत करते हैं। दीगर ममालिक कई सालों से बनाए गए स्ट्रेटेजिक ज़खायर को इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ज़खायर काफ़ी हद तक डिप्लीट हो गए हैं। ताहम पाकिस्तान भी तसलसल से मुईशत को लाहक इन्हीं खदशात से गुजर रहा है। कोई मुस्बत तब्दीली मुस्तकबिल करीब में मुतवक्के नहीं है और आज एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक का अपने बयान में यह कहना है कि कमेटी ने यह जायजा लिया है कि पिछले इजलास के मुकाबले में मुआशी आउटलुक में बेहतरी आई है, ताहम ये अब भी शदीद खतरात की लपेट में ही है। उभरते हुए खतरात को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये तशखीस की कि मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी का मौक़िफ़ दरमियानी मुद्दत में महंगाई को 5 से 7% के हदफ की हद तक लाने के लिए मौजू है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने इजलास में अहम पेशरफ्त का जिक्र किया और पहली पेशरफ्त तो ये ठहरी कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2026 के आखिर में $18 अरब के हदफ से तजावुज़ कर गए हैं, जो कि करंट अकाउंट के छोटे खसारे के बावजूद जारी गैर मुल्की करेंसी की खरीदारी और तयशुदा सरकारी आमद की वसूली की वजह से मुमकिन हुआ। दूसरी पेशरफ्त पाकिस्तान सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग B यानी कि मुस्बत हुई है, जबकि एक और पेशरफ्त में सेंटिमेंट सर्विस में सारिफीन और कारोबार दोनों के लिए महंगाई से मुतल्लिक तवक्कुआत में कमी वाक़ई हुई है। FBR ने भी टैक्स रेवेन्यू के हदफ को पूरा कर लिया है। ताहम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तवक्को है कि मुआशी सरगर्मियों में तेजी के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में हालिया इजाफा, पैदावारी लागत में इजाफा और घरेलू खुराक की कीमतों का दबाव अगले चंद महीनों तक महंगाई के हदफ से ऊपर रहेगा। नाज़रीन, ये आउटलुक मुतअद्दिद खतरात से दो चार है कि जिनमें आलमी तवानाई की कीमतों का उतार चढ़ाव, ज़ेरे इंतजाम तवानाई की कीमतों में गैर मुतवक्के तरमीम भी शामिल है। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में भी पॉलिसी रेट को 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई को दरमियानी मुद्दत के हदफ की तरफ ले जाने के लिए मुनासिब है। JS ग्लोबल के मुताबिक जोग्राफियाई सियासी कशीदगी में नए इजाफे और अहम तवानाई के तजारती रास्तों में रुकावटों ने आलमी गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा दिया है कि जिसकी वजह से स्टेट बैंक की तरफ से एक मोहतात रवैये की तवक्को की जा रही है और चूंकि बैरूनी खतरात मजीद नरमी के इम्कान पर भारी हैं, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब से पॉलिसी रेट को 11.50% पर बरकरार रखने का कभी इम्कान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 27 अप्रैल से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रखी हुई है। आज भी आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन करते हुए
पुरानी सतह को बरकरार रखा गया है। ताहम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टेट बैंक के इस फैसले पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। तंजीम ने इस फैसले को कॉन्ट्रैक्शनरी करार दे दिया है। खबरदार किया है कि शरह सूद को बुलंद सतह पर बरकरार रखने से मुआशी सरगर्मियां दबी रहेंगी, मालियात तक रसाई में रुकावट हायल होगी, मुल्क भर में सनती बहाली की कोशिशें शदीद मुतासिर होंगी। FPCCI के कायम मकाम सदर मगून ने मरकजी बैंक के मुतात नुक्ताए नज़र की सख्त मजम्मत की है और इस बात पर जोर दिया है कि कारोबारी बरादरी ने कारोबार करने की महंगी लागत को नीचे लाने में मदद के लिए कुछ कमी की तवक्को की थी ताकि तिजारत और सनत को मुआशी चैलेंजेस से निमटने में आसानी फराहम की जा सके। हाई इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू टू कंस्ट्रेन इकोनॉमिक ग्रोथ while renewed geopolitical tensions are surrounding the US-Iran conflict, and even amid all of this, another short-lived ceasefire, we are not getting any relief. It is adding to the external uncertainty rather than offering any economic respite. So 2 हफ्तों तक एक दूसरे के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के बाद भी अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर वक्ती तौर पर ही सही हमले रोक तो दिए हैं और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया। साथ ही ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर समेत सालिस मुमालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में फाल किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ये तीसरा मौका है कि मुज़ाकरात के दौरान हमलों के जरिए ईरान की सफारतकारी को धोखा दिया गया हो। ताहम उन्होंने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का पैगामात के तबादले से मुतल्लिक ये इकरार एक ऐसे वक्त सामने आया है नाजरीन के जब गुज़िश्ता कुछ अरसे से सदर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी है। इस्माइल बकई ने यह भी कहा है कि ईरान ने अबनाए हुर्मस से महफूज आमदो रफ्त यकीनी बनाने के लिए मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारी 30 दिन के अंदर पूरी कर दी थी। तहम उस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही अमरीका ने मुबैना बहरी वाक़यात को जवाज़ बनाकर नए हमले शुरू कर दिए। गुज़िश्ता 2 दिन से ईरान और अमरीका ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। अलबत्ता ईरान की हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों का दावा जरूर कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब पर इराक से भी ड्रोन हमला किया गया है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ये ड्रोन्स इराक में ईरान की हमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से भेजे गए थे कि जिनका टारगेट सऊदी अरब के मशरकी इलाके में वाक़ तेल की तनसीबात थी, मगर इन्हें कामयाबी से तबाह कर दिया गया है। इसी तरह उर्दन की हुकूमत ने भी मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा किया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान को खलीजी खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों की सैटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है कि जिन्हें ईरान मुबैना तौर पर अमरीकी अहदाफ पर हमलों की मनसूबाबंदी और तनसीबात का जायजा लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की का ये बयान यूक्रेन के दावे के साथ आया है कि उसने कैस्पियन सी में ईरान और रूस के दरमियान अस्करी सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों को तवील फासले तक मार करने वाले हमलों में निशाना बनाया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि इन हमलों में फौजी सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों के अलावा एक जंगी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया, जबकि यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस ने भी ये दावा किया है नाजरीन कि उसने ऐसे बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए हैं कि जो ईरान और रूस के दरमियान फौजी सामान मुंतकिल कर रहे थे। दूसरी जानिब ईरान ने यूक्रेन के इस मुबैना हमले पर शदीद एहतजाज करते हुए वाक़े को जारहाना और मुजरिमाना इक़दाम करार दे दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगचई ने भी यूक्रेन को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि ईरानी तजारती जहाज़ पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है और इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान 2022 से रूस को ऐसे हथियार फराहम कर रहा है कि जिनसे यूक्रेनी शहरी मारे जा रहे हैं। ईरान को खुद को मजलूम जाहिर करने का कोई हक नहीं और ना ही वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का बेबुनियाद हवाला देकर अपनी धमकियों को जायज़ करार दे सकता है। इधर अमरीकी मीडिया में भी गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये दावा सामने आता जा रहा है कि रूस ईरान को अमरीकी फौजी तनसीबात से मुतल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है। ताहम इन दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इससे कबल अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ भी कांग्रेस की एक समाअत के दौरान इस बात का इशारा दे चुके हैं कि रूस मुख्तलिफ सतहों पर ईरान की मदद कर रहा है। ताहम उन्होंने तफसीलात और डिटेल्स को खुफिया करार दिया। नाज़रीन, इसके बरक्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा था कि उन्हें यकीन नहीं कि रूस या चीन ईरान की इस तरह मदद कर रहे हैं। उनके मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने उन्हें यकीन दिलाया है
कि वो ईरान की अस्करी मुआवनत में शामिल नहीं है। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने दावे में मजीद कहा कि सिर्फ 19 और 20 जुलाई के दौरान रूसी सैटेलाइट्स ने बहरीन, उर्दन और कुवैत में वाक़े 4 अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों की निगरानी की कि जिसके बाद इन इलाकों में ईरानी हमले देखने में भी आए। सदर ज़ेलेंस्की के दावे की तस्दीक नहीं हो सकी, अलबत्ता पेंटागन ने यह एतराफ़ जरूर कर लिया है नाजरीन कि ईरान जंग के दौरान 18 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 640 तक पहुंच गई है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने हफ्ते के रोज अपने डिफेंस कैजुअल्टी एनालिसिस सिस्टम को अपडेट करते हुए 140 से जायद मजीद जख्मी एहलकारों का इंदराज किया। इसके अलावा पेंटागन ने ओवरसीज ऑपरेशंस के नाम से एक नई तश्कील दी गई कैटेगरी में उन 4 अमरीकी फौजियों को शामिल कर लिया है कि जो हालिया हमलों के दौरान हलाक या फिर जख्मी हुए हैं। अब इस फहरिस्त में 207 जख्मी एहलकारों के नाम भी मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अभी तक ये वाजे नहीं कि 207 जख्मी एहलकारों में से तमाम अफराद ईरान से मुतल्लिक हालिया फौजी कार्रवाइयों के दौरान ही जख्मी हुए हैं या फिर इनमें दीगर बैरून मुल्क फौजी ऑपरेशंस के मुतासिरीन भी शामिल हैं। पेंटागन के एतराफ के बिल्कुल मुतरादिफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में 200 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन ने यह भी कहा है कि 2 हफ्तों की जंग में खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 17 ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए गए। इसके अलावा खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जमीन पर खड़े 11 अमरीकी जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाते हुए यह दावा किया है कि 2 हफ्तों के दौरान ओनली इन 2 वीक्स $7.5 अरब एयर डिफेंस और रेडार इक्विपमेंट, $6.8 अरब वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, $3.5 अरब एयरक्राफ्ट ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स और $2.8 अरब कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स को पहुंचने वाले नुकसान की सूरत अमेरिका को बर्दाश्त करना पड़ा है और यह कुल नुकसान $20 अरब से जायद बनता है। 2 वीक्स $20 बिलियन। अमेरिका को हालिया ईरान जंग के दौरान होने वाला नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी इदादोशुमार अपनी जगह है नाजरीन, लेकिन अमरीकी मीडिया की मुख्तलिफ आउटलेट्स इस नुकसान और अमरीकी फौज को हथियारों की कमी से मुतल्लिक मुसलसल रिपोर्टिंग कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को खबरदार किया था कि अमरीका के हथियारों के ज़खायर तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जबकि सदर ट्रंप अभी भी बज़िद हैं कि अमरीका के पास दुनिया भर से ज्यादा हथियार मौजूद हैं और मुल्क को हथियारों के जखीरे में कमी जैसी किसी बहरान का सामना नहीं। ट्रंप का हथियारों के जखीरे में किसी कमी या बहरान से इनकार अपनी जगह है, लेकिन उन्हें जंग के तवील होने की वजह से अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना जरूर है, एंड दैट रिमेन्स अनरिफ्यूटेड। CNN के एक तज्जिये के मुताबिक भी ट्रंप इंतजामिया पर ईरान के साथ जारी तवील जंग के पेश नजर सियासी और मुआशी दबाव तेजी से बढ़ रहा है। CNN के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पेट्रोल की मुमकिन महंगाई ने अमरीकी अवाम में तशवीश पैदा कर दी है। वो अवाम जो पहले ही इस जंग की मुखालिफत कर रही थी, इट वाज नेवर ऑन बोर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूरत हाल में ट्रंप इंतजामिया के पास हमले तेज करने, बहरी नाकाबंदी बढ़ाने या दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आने जैसे चंद ही इख्तियारात बाकी बचते हैं, लेकिन इन तमाम रास्तों की अपनी सियासी और अस्करी कीमत है। CNN के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों और अस्करी हुकाम का यह मानना है कि सिर्फ बमबारी से ईरानी हुकूमत के मुज़ाकराती मौक़िफ़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस पेचीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए रिपब्लिकन सेनेटर बिल कैसिडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सदर को अब अमरीकी अवाम और कांग्रेस के साथ मिलकर एक कौमी मुकालमा शुरू करना होगा ताकि इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का कोई नया रास्ता तलाश किया जा सके। जबकि रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि व्हाइट हाउस और दिफाई इदारों के अंदर से भी जंग के फैलने पर खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इससे अमरीकी हथियारों के ज़खायर पर असर पड़ेगा। दूसरी जानिब अमरीकी इंतजामिया का यह दावा है कि ईरान इस वक्त शदीद दबाव में है। ताहम माहिरीन और हालिया अवामी सर्वे ये बता रहे हैं कि अक्सरियत का मानना है कि यह जंग अमरीकी इंतजामिया की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तवील और कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुई है, जिससे सदर ट्रंप के लिए एक ऐसा रास्ता तलाश करना मुश्किल हो गया है कि जो अमरीकी अहदाफ को भी पूरा करे और खित्ते को मजीद तबाही से भी बचा सके। अमरीकी नशियाती इदारे CBS न्यूज के एक सर्वे के मुताबिक 74% ईरान जंग ट्रंप इंतजामिया की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुई है। ट्रंप के खिलाफ बढ़ते इस
मुआशी और सफारती दबाव के दरमियान पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका तौर पर अमरीका और ईरान के सामने 2 रिकमेंडेशंस अहम तरीन तजावीज़ पेश कर दी हैं। नाजरीन, सऊदी अरब के अंदर नशियाती इदारे अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक तजावीज़ में 2 हफ्ते के लिए फौरी जंग बंदी करने, अपनाए हुरमस को बगैर किसी शर्त के खोलने और अमरीका की जानिब से ईरानी तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी करने की सिफारिश की गई है। जबकि तुर्क खबरसाल इदारे एनाडोलू के मुताबिक दोनों फ्री कैन पर जोर दिया गया है कि वो नई कशीदगी के आगाज से पहले की पोजीशंस पर वापस आ जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वाशिंगटन और तेहरान रजामंद हो जाते हैं तो दोनों फरीक फौरी तौर पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेंगे, जबकि जनूबी लेबनान में जंगबंदी का निफाज भी एजेंडा में सबसे ऊपर होगा। अहम बात यह है यहाँ नाजरीन कि ईरानी मीडिया ने ईरानी रहबर आला मुश्तबा खमनई से मंसूब एक और ख़त नशर कर दिया है। ख़त में लेबनान का खसूसी जिक्र करते हुए मुश्तबा खमनई कह रहे हैं कि लेबनान की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ ईरान अमरीका मुफाहमत की पहली शर्त है। और अब एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और कतर ईरान अमरीका तनाज़े को हल करवाने के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुके हैं, ऐसे में साबिक इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म बने तो कतर को फौरन एक दुश्मन मुल्क करार दे देंगे। बेनेट ने एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा है कि कतर की हुकूमत पुरतशद्दुद और यहूद मुखालिफ सरतान है कि जिसने अपनी शाखें पूरे मगरब और यहाँ तक कि इजराइल के वज़ीर आज़म के दफ्तर तक फैला रखी हैं। नफ्ताली बेनेट के नफरत अंगेज और जंगजू पैगामात का एक बैकग्राउंड है। नाजरीन, नफ्ताली बेनेट इस वक्त नेतन्याहू को हालिया जंग में नाकामी का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और वो अक्टूबर में नेतन्याहू के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म आज अमरीका का दौरा भी करने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि उनकी ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है और सदर ट्रंप और नेतन्याहू जनवरी 2025 से अब तक एज वी स्पीक 7 बार मिल चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि मुलाकात में ज़ेरे गौर तमाम मौज़ूआत पर बातचीत होगी, तहम ईरान इस एजेंडे में सरफहरिस्त होगा। नेतन्याहू के मुताबिक हमारा मकसद वाज़ेह है, इजराइल की सलामती का तहफ़्फ़ुज़, उसकी ताकत को मजबूत बनाना और अपने इर्द गिर्द अमन के दायरे को वसी करना। ये कैसी आयरनी है, एक वेल नोन वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू अमन को फैलाने की बात कर रहा है। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।